साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये मेरा पहला वीडियो होगा जहां मैं लोन डिफॉल्टर्स को डराने वाली बात कर रहा हूं और साथ ही इसमें समाधान भी बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना पूरा सुने अपना कोई भी कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। कारण यह है कि आपने मेरे चैनल पर हमेशा एक बात सुनी है कि मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में सेक्शन 25 का ऐसा कोई केस नहीं है जहां किसी व्यक्ति ने 2 साल की सजा भुगती है। देश की वो अदालतें नहीं है जहां सेक्शन 25 के मुकदमे दर्ज नहीं है और लोन डिफॉल्टर पर सबसे ज्यादा जो केस फाइल किए जाते हैं वह सेक्शन 25 के ही किए जाते हैं। 90% केसेस या उससे ज्यादा कह लो कलकत्ता की कोर्ट्स में चलते हैं, लेकिन सेक्शन 25 के केस में जजमेंट कभी कभी आता है और एक जजमेंट जो दिनांक 25/11/2025 को हुआ, आज मैं उस जजमेंट की आपके सामने बात करने वाला हूं। साथियों, ये जजमेंट जिसमें पार्टी को यानी कि रेस्पोंडेंट को सजा भी सुनाई गई और जो ईसीएस अमाउंट था उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया गया। एक बार फिर से कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लोन डिफॉल्ट पर होने वाले केस, उसकी प्रक्रिया की जानकारी है, लापरवाही करने पर उसका क्या परिणाम है उसकी जानकारी भी है और सजा हो जाने पर किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होती है वह जानकारी भी है। वीडियो लंबा हो सकता है, पहले ही कह रहा हूं स्किप करके देखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको तमाम तनावों में डाल भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। साथियों, एसीजेएम कोर्ट वडोदरा गुजरात, यह मुकदमा एसीजेएम कोर्ट वडोदरा का है जहां पर यह प्रकरण दर्ज हुआ सेक्शन 25 का, जिसमें दिनांक 25/11/2025 को इसका जजमेंट हुआ और जजमेंट में इसमें जो एक्यूज्ड है यानी कि जो लोन डिफॉल्टर है उसको सजा भी सुनाई गई और उसके ऊपर जुर्माना भी किया गया। अब इस केस के तथ्यों को जानना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि इस मैटर में सजा क्यों हुई। यह जानना भी जरूरी है कि क्या इसमें बचाव था। उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इसका जजमेंट जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन हमारे 95% लोग हिंदी वर्जन है जो हिंदी सुनना और देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केस नंबर बताता हूं, 44452/2025 एसीजेएम कोर्ट का ये प्रकरण है। मैं कंपनी का नाम भी नहीं बोलने वाला हूं और न ही एक्यूज्ड का नाम बोलने वाला हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अच्छे से सुने। होता यह है कि एक केस फाइल किया जाता है एसीजेएम कोर्ट वडोदरा के अंदर और जिसमें केस फाइल किया गया, आप ध्यान से सुनेंगे इस मैटर को, जिसमें यह है कि परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट केस फाइल किया गया, जिसमें यह है कि जो वित्तीय संस्थान है उसका पता लिखा गया और वह अपने ग्राहकों को ऋण समझौते निष्पादित करके धन उधार देकर वित्त उपलब्ध कराता है, यानी कि लोन देने की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आई यहां पर कि ऋण समझौता यानी कि लोन एग्रीमेंट बनाकर हमारे द्वारा लोन दिया जाता है और यह व्यक्ति जो इस प्रकरण को
पेश कर रहा है, यह व्यक्ति जो है बैंक में विधिक प्रबंधक यानी कि लीगल मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, जो इस केस को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि बैंक खुद तो जाएगी नहीं, वित्तीय संस्थान एनबीएफसी खुद तो जाएगी नहीं, वह किसी न किसी को अपॉइंट करती है केस के लिए। जो कंप्लेनेंट है उसने कहा कि जो अभियुक्त है वह भारत का निवासी है और ऊपर दिए पते पर रहता है। उन्होंने ऋण स्वीकृत किया और व्यक्तिगत ऋण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। जो शिकायतकर्ता ने अभियुक्त द्वारा विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम देने की सहमति व्यक्त की थी। सामान्य शब्दों में कहा, लोन लेकर हर महीने चुकाने का हमको इन्होंने कमिटमेंट किया था और उसका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया था। और लोन एग्रीमेंट नंबर लिखा है, उसके अनुसार समान मासिक किस्तों में ब्याज सहित ऋण राशि चुकाने पर सहमति दी थी और इसके लिए इन्होंने हमारे साथ ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट किया था। अब इन्होंने हर महीने ईसीएस से हमारे खाते में पैसा कटेगा यह इन्होंने स्वीकार किया था और इस आधार पर इनको अपने खाते में प्रत्येक तारीख को पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखनी थी ताकि हमको पेमेंट होता जाए। हमने दिनांक 23 जून 2022 को 29,184 रुपए की राशि का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इस खाते के मैटर में हमने प्रेजेंट किया और वह जनवरी 2025 को इन्होंने लिखा है कि 23 जून 2022 को, ठीक है, वो उन्होंने उस समय के एग्रीमेंट के हिसाब से लिखा है, लेकिन बात है 7 जनवरी 2025 को अपर्याप्त निधि यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस के आधार पर ये जो ईसीएस है बाउंस हो गया। हमारे द्वारा 7 जून 2025 को एक सूचना पत्र दिया गया, मतलब नोटिस दिया गया। इनका कहना यह है, थोड़ा सा इसका हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं है, मैं क्लियर ये कहना चाहूंगा कि 7 जनवरी 2025 को ईसीएस बाउंस हुआ तो इनको रिटर्न मेमो मिला। उसके बाद इन्होंने 4 फरवरी 2025 को, ध्यान से सुनना साथियों, केस कब फाइल हुआ वो बात की बात है, 4 फरवरी 2025 को हमने नोटिस जारी किया। जो लीगल नोटिस होता है एडवोकेट का सेक्शन 25 के अंतर्गत, वो जो 6 फरवरी 2025 को पार्टी को मिल गया, यानी कि 2025 के अंदर का मैटर है और जजमेंट भी 2025 में ही हो गया। 2025 में ही जजमेंट हो गया। मैं कुछ बिंदु लिखूंगा क्योंकि मैं पहले तैयारी नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट आ जाता हूं, समय रहता नहीं है। तो 6 फरवरी 2025 को नोटिस दिया, लेकिन आरोपी ने नोटिस का पालन नहीं किया और 15 दिन के अंदर ईसीएस भुगतान राशि जो है वह, जो ईसीएस का अमाउंट था जो नोटिस में लिखा था वह उसने दिया नहीं, यानी कि नोटिस की पालना नहीं की और आज तारीख तक हमको ये राशि नहीं मिली है। इस मैटर में पार्टी ने कंप्लेंट फाइल की। अब जब कंप्लेंट फाइल की तो बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत शिकायतकर्ता का सत्यापन शपथ पत्र पर दर्ज किया गया। आपराधिक शिकायत को पंजीकृत करने का आदेश दिया गया, यानी कि केस रजिस्टर्ड किया गया। तो ये ध्यान रखिए कि जो केस रजिस्टर्ड हुआ ये 2025 में हुआ और यदि 4 फरवरी को इन्होंने नोटिस दिया, 6 फरवरी को यदि डिलीवर्ड हुआ है, तो यानी कि ये केस अगर रजिस्टर्ड भी हुआ तो ये केस मार्च 2025 के अंदर या अप्रैल 2025 के अंदर मैं इसको रजिस्टर्ड मानता हूं, यानी कि मात्र 7 महीने के अंदर इसका डिसीजन हुआ। अब आगे की कार्रवाई के लिए अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण न्यायालय की कार्रवाई बाधित हुई। अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ। इसके बाद मामला जिरह के लिए लंबित था। ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ी सी बात क्या है कि जब अभियुक्त को विधिवत रूप से तामील हुई तो अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसकी दलील को निम्नांकित रूप से दर्ज किया। यानी कि एक्यूज्ड जो है, जब उसको नोटिस सर्व हुआ कोर्ट का, तो वह अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपीयर हुआ, लेकिन आप जजमेंट देखेंगे तो वहां पर जो एक्यूज्ड का एडवोकेट है उनके नाम नहीं आ रहे हैं।
अभियुक्त ने शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित तथ्यों से इंकार किया, यानी कि जब बेल लेते हैं तो आरोप सारांश जो होता है, चार्ज जो होता है सुनाया जाता है, तो उसने चार्ज जो सुनाया उससे इंकार किया। और लेकिन मामला जीरा पर लंबित था, लेकिन अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई भी जीरा नहीं की गई। साथियों, ये बहुत बड़ा कारण है, यानी कि अभियुक्त ने अपने वकील साहब से संपर्क किया ही नहीं होगा, वह उनसे लगातार टच में रहा ही नहीं होगा, या दोनों के बीच कोई तारतम्य या सामंजस्य रहा ही नहीं। तो इस केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वह क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, जहां पर बचाव पक्ष के वकील सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो लीगल मैनेजर है, उसको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और साबित करते हैं कि इस केस में जो अभियुक्त है वो बेगुनाह है, या इस केस में क्या तकनीकी खामी है। ठीक है, अब इस मामले में क्या हुआ, अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, यानी जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो लोन डिफॉल्टर है, रेस्पोंडेंट है, उसके अपराध को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता ने अपने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो एक तो क्या होता है कि इनका शपथ पत्र पेश होता है, दूसरा इन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया, ईसीएस का रिटन मेमो जो होता है ना वो पेश किया, डिमांड नोटिस जो इन्होंने 15 दिन का भेजा वो पेश किया, पोस्ट ऑफिस की डाक रसीदें पेश की और डिलीवरी रिपोर्ट पेश की। ये सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए। अभियुक्त अपना अगला बयान देने के लिए भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद बयान मुलजिम होते हैं, उसके बाद होते हैं साक्ष्य प्रतिरक्षा, डिफेंस एविडेंस, जहां एक एक्यूज्ड अपने मामले में खुद गवाह बनता है और अपने बयान देता है। तो वहां पर भी ये उपस्थित हुए ही नहीं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से जो जो अवसर थे वो सारे अवसर समाप्त हो गए और अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के मुख्य अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है और उस केस को उन्होंने साबित कर दिया कि हमने इनको पैसा दिया था, इनका ईसीएस बाउंस हुआ, हमने इनको नोटिस भेजा, इन्होंने हमसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, इन्होंने डिफेंस एविडेंस नहीं किया, हमारा केस प्रमाणित है, तो इनको 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाए और जो ईसीएस बाउंस का अमाउंट है उससे दोहरी सजा दी जाए। अब यहां पर कोर्ट की भी फाइंडिंग होती है कि कोर्ट को किन चीजों पर सोचना है, किन चीजों पर विचार करना है। अब यहां पर कोर्ट ने यह देखा, क्या शिकायतकर्ता यह साबित कर सकता है कि उसने कानूनी अनुबंधों का पालन किया है, जो रिटन मेमो है वह सही है, ठीक है, नोटिस दिया है उसके बाद इसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पर एक ही बात थी कि बैंक ने अपनी तरफ से, एनबीएफसी ने अपनी तरफ से अपनी सारी चीजें सामने रखी, लेकिन एक्यूज्ड ने अपनी तरफ से गलती ये की कि उसने अपना कोई बचाव पक्ष प्रस्तुत किया ही नहीं। तो यहां पर यह आता कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्मानपूर्वक विचार किया जाता है और नीचे इनकी चर्चा की गई है। और इस मामले में कुल मिला के कोर्ट ने यह माना कि वित्तीय संस्थान का प्रकरण सही है, अभियुक्त ने अपना कोई बचाव नहीं किया है और इस मामले के अंदर जो है टोटल ईसीएस जो अमाउंट था, ठीक है ना, ईसीएस मैं लंबा नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अपने को पॉइंट बात करनी है, तो यहां पर मैं लंबा नहीं जाऊंगा और आपको यही कहूंगा कि इस मैटर में कोर्ट ने यह माना कि एक्यूज्ड की गलती है, एक्यूज्ड गिल्टी है और इस मैटर में एक्यूज्ड को सजा दी गई और उस पे जो ईसीएस अमाउंट है उससे अधिक का आदेश दिया गया। और यहां पर एक बात यह भी बताऊंगा कि इस मामले में जो सजा दी गई है वो सजा जो है वैसे तो मुझे तैयारी करके आना चाहिए, पर मुझे तैयारी की आवश्यकता मैं अपने आप में समझता नहीं हूं, क्योंकि यहां पे मैं आपको कुछ नया जानकारी देने वाला हूं जो अंत में सुनेंगे आप।
कोर्ट ने लिखा, मेरे अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्री पर गहन विचार किया गया। मेरी राय में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो चुका है, इसीलिए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना उचित है और इसके लिए इसको दोष सिद्ध किया गया और दोष सिद्धि में इसको सजा सुनाई गई। और जो सजा सुनाई गई उस सजा के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो 29,184 रुपए थे उसके संदर्भ में ऑर्डर किया गया 35,000 रुपए का और इस मैटर में इसको जो है 4 महीने की सजा दी गई। ठीक है, अब जब कोर्ट में सजा हो जाती है तो क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आप तमाम साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको प्रायर नोटिस देना है, आपको उसकी डाक रसीद संभाल के रखनी है, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी है। इसके बाद जब आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो आपको ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट मेल करना चाहिए और सेक्शन 25 के मैटर में ही आपको उस नोटिस का कानूनी आधारों पर उत्तर देना चाहिए। और एक बात बताऊं, यही होते हैं बचाव के आधार। यहां पर आप देखिए कि इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट पेश किए। अगर इनकी तरफ से एडवोकेट अपीयर होते, क्रॉस एग्जामिनेशन करते, ये देखिए क्या 7 महीने में कोर्ट का जजमेंट हो जाएगा। क्यों हुआ? गलती रही एक्यूज्ड की, कोर्ट में उपस्थित तो हो गया, कोर्ट में अपनी हाजिरी तो दे दी, उसके बाद वकील साहब से संपर्क ही नहीं रखा। मैं यहां पे वकील साहब की कोई गलती नहीं कहूंगा क्योंकि वकील साहब ने जरूर उसको सूचना दे दी होगी, लेकिन यहां पर यदि उसने प्रायर नोटिस दिया होता, यदि उसने सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब दिया होता, यदि उसके पास उनकी डाक रसीदें, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट होती, तो अपनी विधिक प्रतिरक्षा में जो दस्तावेज उन्होंने डिमांड किए थे वो सारे दस्तावेज यदि कंपनी ने उपलब्ध नहीं करवाए, ऐसी स्थिति में इनके केस को खारिज भी करवाया जा सकता था। मैंने आपको पुराने एक वीडियो में जजमेंट बताया था जिसमें सेक्शन 25 के नोटिस के रिप्लाई पर जो विधिक प्रतिरक्षा हेतु दस्तावेजों की मांग की गई थी वह एक्यूज्ड को अवेलेबल नहीं कराए थे और इस बेस पे उसका केस खारिज हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है जिसकी चर्चा मैंने पहले कर चुका हूं, अभी मैं उनकी चर्चा करना आवश्यक नहीं समझूंगा। इसीलिए साथियों की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो आपको प्रायर नोटिस देना है। सेक्शन 25 का नोटिस आया है, आपको उसका जवाब देना है। और यदि आपने अपने एडवोकेट को हायर किया है ना, वकील साहब बिजी हो सकते हैं, हर वकील साहब को यह मत सोचो कि फोन करते ही जवाब दे देंगे। फोन आपको करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। अब यहां पे एक बात बताऊं, एक्यूज्ड अपीयर नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में अगर ये राजस्थान का मामला होता, वो कहते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, गुजरात के अंदर जहां का ये मामला है वहां पे एक्यूज्ड अपीयर नहीं हुआ, उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया वापस। लेकिन अगर राजस्थान के अंदर इसकी बेल जंप होती ना तो केस उसी स्टेज पे रुक जाता जिस स्टेज पर लास्ट है, जजमेंट नहीं होता। लेकिन कई स्टेट के अंदर ऐसा है कि अभियुक्त ने पहली अपीयरेंस दे दी, उसके बाद वो अपीयर नहीं भी हो रहा है तो कोर्ट की ट्रायल चलेगी, तुम आओ नहीं आओ केस पे जजमेंट होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, किस किस स्टेट में है मुझे पूरी जानकारी नहीं है और मैं नहीं होती तो खुली ना कहता हूं। इसीलिए आपको ये लापरवाही कभी नहीं करनी। अगर आपने एडवोकेट हायर किया है तो उसके टच में रहो, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध कराओ। और सबसे बड़ी बात कहूं, इस मैटर में लोन एग्रीमेंट के बेस पे ये केस फाइल किया था, लोन एग्रीमेंट के बेस पे ये केस फाइल किया था। लेकिन जब मैं इस जजमेंट को देख रहा हूं तो इस जजमेंट के अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, साथ में चाय भी ले लूंगा, आ गई। यहां देखो, इसके मैटर में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति, यानी कि कंपनी या वित्तीय संस्थान ने जो प्रस्ताव लिया था उस प्रस्ताव की प्रति पेश की थी। उसके बाद ईसीएस अधिदेश फॉर्म की प्रति, ईसीएस रिटर्न मेमो, नोटिस, डाक रसीद
और डिलीवरी रिपोर्ट पेश किया है। अब यहां पे देखा जाए तो ये डिपेंड करता है प्रस्ताव की प्रति पर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कौन है, उससे संबंधित सवाल होते हैं। उससे संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी अलग से मंगवाई जा सकती थी। बोर्ड ऑफ प्रस्ताव के मिनट्स की डिटेल को मंगवाया जा सकता था। जिस वित्तीय संस्थान ने केस फाइल किया उस वित्तीय संस्थान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरबीआई द्वारा जारी लाइसेंस तब तक भी इसी एग्जिबिट मार्क नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, लोन एप्लीकेशन फॉर्म जिसके आधार पर केस की बात की जा रही है वह भी रिकॉर्ड पर नहीं है। यहां पर चाहते तो यहां पर कई दस्तावेजों की डिमांड की जा सकती थी जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, और इस मैटर में एप्लीकेशन लगती, एप्लीकेशन पे सामने वाले अपना जवाब पेश करते, बहस होती, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप रिवीजन के लिए ऊपर की कोर्ट में जा सकते हो, मामला वहीं पे रुकेगा। इसके बाद डिफेंस एविडेंस की जब स्टेज आती है, डिफेंस एविडेंस की स्टेज में पार्टी जो है वह पेश कर सकती है अपना बचाव, जहां पर वह अपनी प्रायर नोटिस, अपनी डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, सेक्शन 25 का रिप्लाई ये प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये जजमेंट की स्थिति पर केस आ भी गया था तो हाल ही में 25/9/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि इस स्टेज पर भी पार्टी जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले 5% अमाउंट जमा करा के जो है इस मैटर को निपटा सकती थी। इसके बाद भी खैर इस मामले में भले सजा हो गई, सजा होने से कोई व्यक्ति तुरंत जेल नहीं जाता है, सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगती है, लेकिन यहां पर यह व्यक्ति एपीआर ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सजा वारंट जारी होता है, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां से इसको जेसी भेज दिया जाएगा। अब इसके सामने तत्काल यह है कि यह इस मैटर में अपील फाइल करे, रिवीजन फाइल करे, वहां से सजा सस्पेंशन कराए, और इसके बाद जो है ये व्यक्ति एक एप्लीकेशन लगाते, भाई मैं इसमें राशि पे करने को तैयार हूं, सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है, इन जजमेंट की पालना में मैं राशि पे करने को तैयार हूं, कहीं इसको जेल नहीं जाना, ये बातें अलग है। लेकिन यहां पर खा गई लापरवाही। लापरवाही किसकी? तो लापरवाही कभी वकील साहब की नहीं होती है, लापरवाही होती है हमेशा से हमेशा पार्टी की। वकील साहब की गरज नहीं पड़ी है कि आपको बार बार फोन करेंगे और सूचना देंगे। आप जब कोर्ट गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वकील साहब से टच में रहो, उनसे संपर्क में रहो, और एक बार यदि कोर्ट में आप एपीआर हो गए ना तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसके अंतिम प्रोसीडिंग तक आप वकील साहब के संपर्क में रहो, उनको सारी डिटेल उपलब्ध कराओ। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो कोई 7 महीने में जजमेंट नहीं हो जाता है। क्यों? मैं स्टेजेस बताता हूं, सुनना। सबसे पहले आप एपीआर हुए, फिर इसमें आपको चार्ज सुनाया गया, चार्ज के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले शपथ पत्र पेश होता है, फिर उसका मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन फाइल करके डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा सकती है। एप्लीकेशन पे 4 से 5 तारीखें निकलती है। जहां लगता है कोई कमी पेशी हुई है वहां पे एडिशनल एप्लीकेशन भी लग सकती है। इसके बाद डिफेंस बयान मुलजिम की आएगी, जहां पे आप अपना पक्ष रखोगे। उसके बाद आप डिफेंस एविडेंस में अपने डॉक्यूमेंट पेश करोगे, अपनी चीफ कराएंगे। उसके बाद उनका एडवोकेट जो है वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद फाइल जाएगी आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट में जब एडवोकेट है तो 2-4 अफसर ले लेगा, और ये केस नहीं से नहीं भी, कम से कम भी 3 से 4 साल रेगुलर चलने पर भी समय निकलता है इसमें। ठीक है, नहीं कंपनियों के केस है, किसी व्यक्ति के नहीं, और एक कंपनी के हजारों मुकदमे कोर्ट में पेश होते हैं। लेकिन यहां पर गलती क्या की? गलती ये कि कोर्ट में अपीयर हो गए, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया। वाह वकील साहब देख लेंगे, वकील साहब को फीस दे दी। अरे वकील साहब के हजारों केस है, आपको अपना वकील खुद बनना है, ये ध्यान रखें। मैं नयन जी भट्ट साहब की बात करूंगा, गुजरात का ही मामला है, 2 मुकदमे उनके खिलाफ हुए। ठीक है ना, वकील साहब ने कहा ये एप्लीकेशन नहीं लगेगी, उन्होंने कहा, नरेंद्र जोशी ने कहा है ये एप्लीकेशन लगेगी।
और उन्होंने एप्लीकेशन पेश की और कंपनी ने खुद उनके केस विड्रॉल किए, खुद विड्रॉल किए। कारण क्या है? आज की तारीख में हमारे मिश्रा जी कलकत्ता में बिना एडवोकेट के खुद अपीयर हो गए प्री कॉग्निजेंस पर ऑब्जेक्शन देने के लिए। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्हें कानूनी ज्ञान है, वह रेगुलर वीडियो देखते हैं, हर चीज को समझते हैं, सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, कभी भी फोन इग्नोर करूं वापस कॉल करते हैं। और मुझसे पूरी एप्लीकेशन लिखवाई जो मैंने यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे डाली है। नयन जी भट्ट साहब ने अपने 2 केस खुद खत्म किए हैं, खुद कोर्ट में पेश होकर। तो ये अवेयरनेस की बात है। क्या भरोसा कि इस वित्तीय संस्थान का ईसीएस वही की ब्रांच में होता हो? इसमें क्या कमी पेशी रही? और एक बात ध्यान रखना, जब तक आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे ना, तब तक केस उसी स्टेज पर रहेगा, उसका जजमेंट नहीं होगा। यानी कि किसी केस में प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ गया, समन आ गया, बेलेबल वारंट आ गया, अरेस्ट वारंट आ गया, लेकिन आप अपने एड्रेस पे हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप अपीयर ही नहीं हुए, तब तक उस केस में आगे की स्टेज नहीं बढ़ेगी, जजमेंट नहीं होता है, आगे के प्रोसेस नहीं होते हैं। लेकिन आप अपीयर हो गए तो ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। और इस जजमेंट में एडवोकेट का नाम भी नहीं लिखा है, जो एक्यूज्ड है उनके एडवोकेट का नाम भी नहीं लिखा है। कारण क्या है? कारण यह था कि उन एडवोकेट ने 2-3 बार पार्टी को टच करने की कोशिश की होगी, पार्टी ने ध्यान दिया नहीं, वकील साहब ने केस में जाना छोड़ दिया। अब ये सारे, इस केस में कम से कम 50 हियरिंग होती, ये निपट गया 5-7 हियरिंग में। क्यों? जब सामने कोई क्रॉस करने वाला ही नहीं है। भाई मैं अगर आज उठा के आपके सर पे ये फोन मार दूं और आप मारो मारो, मुझे लगता है कि नहीं लगता, देखना है, तो सीधी सी बात है, लगेगा, चोट करेगा, चोट करेगा। लेकिन आपके वकील साहब मौजूद है, जैसे ही वो कोई एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं, वो इधर से अपना जवाब पेश कर रहे हैं, दोनों तरफ से टकराव हो रहा है। महाभारत के तीर देखते हो ना, दोनों चलते हैं, ढम नीचे गिरे, ढम नीचे गिरे, ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र, साधारण अस्त्रों के सामने साधारण अस्त्र। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपकी लापरवाही आपको खाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखो कि कंप्लेनेंट को अपना केस साबित करना पड़ता है। अगर यहां एप्लीकेशन लगती डॉक्यूमेंट लाने की, तो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी को लाने पड़ते और मामला वहीं पे स्टॉप हो जाता, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं जो कभी कभी वित्तीय संस्थान पेश करना चाहती ही नहीं है। आज तक किसी ने लैंडिंग पॉलिसी मंगवाई नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक बार तलब करके देखो, कोर्ट ने अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, रिवीजन लगाओ, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सीधा स्टे आ जाता है फाइल पे। यानी कि भले हम लोन डिफॉल्टर है, इसका मतलब ये नहीं है हमारे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। साथियों, समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं भले इस मैटर में मैं खुला कहता हूं, पार्टी के खिलाफ सजा वारंट जारी है, तो हो सकता है पुलिस अरेस्ट करे और पेश करे। उससे पहले अगर वो अपील फाइल कर लेते हैं, रिवीजन फाइल कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सजा सस्पेंशन हो जाएगी। कोई जेल वगैरह नहीं जाना है उनको, सारी बातें सही है। लेकिन उसके लिए पहले की तरह अगर लापरवाही रखी ना, तो जब सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ उसके खिलाफ, और तो फिर एक बार तो उनको जाना ही जाना है। और एक बार अंदर गए, फिर ऊपर जाओ, जमानतें कराओ, 15-20 दिन, महीना तो आप अंदर रह ही रहे, ये मान के चलो। तो साथियों, मैं तमाम जुड़े हुए साथियों से एक ही बात करूंगा, आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, लापरवाही मत करो। सेक्शन 25 का नोटिस आता है, लापरवाही मत करो। एक बार एपीयर हो गए, वकील साहब के बराबर टच में रहो। एपीयर नहीं हुए, तब तक आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैंने कहा कि हर स्टेट में कानून भले ही एक है, 138 एनआई एक्ट, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, जैसे मैं राजस्थान में कहता हूं कि इस स्थिति पर यदि बेल कराने के बाद बंदा बेल आउट हो जाता, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता, तो इस केस में जजमेंट नहीं होता, ये केस इसी स्टेज पर रुक जाता जिस स्टेज पे था। लेकिन गुजरात के अंदर, आई थिंक मध्य प्रदेश के अंदर भी, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, वहां पर यदि एक बार आप अपीयर हो गए अब कोर्ट में, उसके बाद आप अपीयर नहीं हो या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायल आगे चलेगी। तो इसीलिए लापरवाही मत करना। और आप भी जिन एडवोकेट्स को हायर कर चुके हैं, उनसे पूछ लेना, सर हम बेल करवा देते हैं, उसके बाद अगर हमारी बेल जंप हो गई
और यदि हमारे खिलाफ उसके बाद वारंट जारी होता है, हम उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या ट्रायल चलती है या उसी स्टेज पर रुक जाती है? साथियों, इस वीडियो का मकसद डराना मेरा कतई नहीं था, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हैं तो प्रायर नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, हर नोटिस का जवाब, सेक्शन 25 का जवाब, उसकी डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, और उसके बाद कोर्ट ट्रायल में जो हम सजेस्ट करते हैं उन सारी चीजों को अपनाइए। यकीन मान के चलना, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो हम भी अलग बताते हैं। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आज का वीडियो लंबा जरूर था, लेकिन कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो वीडियो को शेयर करें, इतनी उम्मीद कर सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।